साहित्य पहले से ही कार में बैठा था और जाह्नवी अपना सामान पीछे रख उसके साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है और उसके बात करने की कोशिश करने लगती है। पर साहित्य अपने कानों में एयरपॉड्स डालता है और आंखें बंद कर पीछे की सीट पर सिर टिका बैठ जाता है और उसे यूं करता देख जाह्नवी भी चुपचाप बैठ जाती है। पूरे रास्ते साहित्य जाह्नवी से कोई बात नहीं करता और उसका कुछ भी कहना जाह्नवी को बहुत खल रहा था और वो चाहती थी कि साहित्य उसे कम से कम किसी चीज़ के लिए डांट तो दे और उसकी डांट सुनने के लिए वो कभी कार की खिड़की खोल देती, जिसके कारण बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती। पर साहित्य उसे कुछ न कहता, बस खामोश सा बाहर देखता रहता। कुछ ही देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और प्लेन के अंदर जाते ही साहित्य दूसरी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जो कि जाह्नवी से काफ़ी दूर थी और उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो जाह्नवी से दूर रह सके। खुद के लिए ऐसा बर्ताव देख जाह्नवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो खुद से कहती है, इन्हें क्या हुआ? सुबह से ऐसा ही किए जा रहे हैं। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझसे बात तक नहीं कर रहे? जाह्नवी लगभग रोने की कगार पर थी, पर वो कैसी तरह खुद को संभाल लेती है। अगले दिन तकरीबन सुबह वो दोनों वापस एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां पर साहित्य अपना सामान लेकर आगे चल देता है और वहीं जाह्नवी खुद का सामान उठाई उसके पीछे दौड़ते हुए आ रही थी। वो साहित्य से बात करना चाहती थी, पर साहित्य था कि उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिस कारण शहर में जगह जगह पानी भर गया था और इसी कारण एयरपोर्ट पर भी बहुत कम लोग थे। साहित्य का ड्राइवर जो पहले से ही वहां खड़ा था, वो जल्दी से साहित्य के पास आता है और उसका सामान लेकर कार में ले जाकर रख देता है और उसके साथ साहित्य भी कार की तरफ जाने लगता है कि जाह्नवी पीछे से उसकी बाजू पकड़ लेती है और कहती है, सर आप कहाँ भागे जा रहे हो और आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? साहित्य उसे कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है कि जाह्नवी जेहान की आवाज़ में लगभग चीखते हुए कहती है, आप मुझसे ऐसे क्यों भाग रहे हो? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? इस बार साहित्य से चुप नहीं रहा जाता। वो न जाने कब से अपना सारा गुस्सा अपने अंदर दबाकर बैठा था, पर अब जाह्नवी के बार बार पूछने पर उसका गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसकी बाजू कसकर पकड़ लेता है और कहता है, क्या जानना है तुम्हें मिस जाह्नवी? जाह्नवी की आंखें साहित्य के मुंह से अपना असली नाम सुनते ही बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती है और वहीं साहित्य उससे कहता है, बोलो ना, क्या जानना है? यही जानना है कि साहित्य ओबरॉय कैसे एक लड़की के हाथों बेवकूफ़ बन गया। या तुम्हें ये जानना है कि कैसे वो अपने साथ रह रहे लड़के पर भरोसा करने लगा? या फिर ये जानना चाहोगी कि वो कैसे उसे पता चला कि उसके साथ रह रहा उसका सबसे भरोसेमंद इंसान ही उसके साथ धोखा कर रहा है? या फिर ये जानना पसंद करोगी कि कैसे साहित्य ओबरॉय अपने साथ रह रहे लड़के से क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो मिस जाह्नवी, बोलो। जाह्नवी को यकीन नहीं हो रहा था कि साहित्य को पता चल चुका है कि वो लड़का नहीं लड़की है, पर कैसे? साहित्य की पकड़ उसकी बाजू पर कसती जा रही थी और इस कारण जाह्नवी को दर्द का एहसास हो रहा था। वो कसमसाते हुए कहती है, आपको कैसे पता चला इस सब के बारे में? साहित्य व्यंग से मुस्कुरा देता है और कहता है, क्यों? तुम अभी भी नहीं चाहती थी कि मुझे पता चले? जाह्नवी साहित्य का गुस्सा देख डर जाती है और धीरे से कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद आपको बताना चाहती थी। कब बताना चाहती थी? बोलो, कब? साहित्य लगभग चीखते हुए कहता है और इस कारण उनके आसपास जा रहे लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है। तो जाह्नवी साहित्य से कहती है, हम कहीं और जाकर बात करें, यहाँ लोग देख रहे हैं। साहित्य बिना अपने आसपास देखे जाह्नवी की आंखों में देखते हुए कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों जेहान बनकर मेरे साथ रहे? क्यों? जाह्नवी की आंखें नम हो चली थी और वो साहित्य को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है,
मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती थी, वो बस मुझे पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए तुमने एक प्लान बनाया, जानबूझकर मेरी कंपनी में जॉब के लिए आई। और वो क्या नाम था उसका? अमन। हाँ, वो अमन भी तुम्हारे ही साथ मिला हुआ है ना, तभी तो तुम्हें इतनी आसानी से वहाँ जॉब मिल गई। और कहीं वो दादी की बीमारी, वो भी तो कोई बहाना नहीं है ना, सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। और मुझे अभी याद आया, तुम तो वही लड़की हो ना जो एक बार मुझसे रास्ते में टकराई थी, तब भी यही पैसों का लालच था। और आज भी तुम जैसी लड़कियां कभी नहीं बदल सकती। ये कहते हुए साहित्य की आंखें आग उगल रही थी और जाह्नवी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो उसे फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अमन जी ने मेरी मदद की थी, पर मेरा या उनका कोई गलत इरादा नहीं था। और मेरी दादी सच में बीमार है, आपने तो देखा ही होगा ना। और मैंने आपसे सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाई थी, क्योंकि साहित्य उसे खुद से दूर कर देता है और कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। और अगर तुम में ज़रा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आज के बाद कभी भी ज़िंदगी में मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। ये कहकर साहित्य वहाँ से अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। और आज उसके दिल में एक दर्द था, और वहीं जाह्नवी अपनी जगह जम सी गई थी। उसके कानों में साहित्य की कही आखिरी बात गूंज रही थी कि आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। जाह्नवी आज खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। आज तक बहुत से लोगों ने उसे मनहूस कहा था, पर आज उसके प्यार ने भी उसे मनहूस कह दिया था। और ये बात जाह्नवी को कहाँ तक तोड़ रही थी, इस बात का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें निकलकर उसके गाल पर आ रही थी, और वो अपना सामान उठाती है और बाहर पड़ रही तेज़ बारिश में बिना कोई टैक्सी लिए पैदल ही घर के लिए निकल जाती है। और वहीं साहित्य अपनी कार में बैठ ओबरॉय मैंशन के लिए निकल जाता है। वहाँ से जाते ही जाह्नवी बेजान सी सड़कों पर चल पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल बारिश की बूंदों में मिल रहे थे। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाती है और घर के अंदर जाने लगती है कि निर्मला, जो अभी अभी घर से बाहर आई थी, उसे देख कहती है, ए लड़के, कहाँ घुसा चला जा रहा है? जाह्नवी को समझ नहीं आता कि वो ये सब क्यों पूछ रही है कि तभी निर्मला दोबारा कहती है, बोलना, कहाँ जा रहा था? तभी जाह्नवी को ध्यान आता है कि वो अभी जेहान बनी हुई है, तो वो झटके से अपने सिर से विग उतार देती है, क्योंकि अब जेहान बने रहने का कोई मतलब ही नहीं था। और उसके ऐसा करते ही उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं। और निर्मला आंखें फाड़े उसे देखती रहती है और कहती है, ए तू जाह्नवी है ना? जाह्नवी हाँ में सिर हिलाती है और अपना सामान लेकर अंदर जाने लगती है कि निर्मला उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है और कहती है, कहाँ थी इतने दिन? बोल, कहाँ मुंह काला कर रही थी मनहूस कहीं की? अब चुप क्यों खड़ी है? दही जमा रखा है क्या मुंह में? और ये लड़का बन कहाँ घूम रही थी? जाह्नवी कुछ नहीं कहती, बस खाली आंखों से निर्मला की ओर देखती रहती है। और वहीं निर्मला के चीखने की आवाज़ सुन घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आज बाहर का मौसम खराब होने के कारण सभी घर पर ही थे। जतिन की नज़र जब जाह्नवी पर पड़ती है तो वो जल्दी से उसके पास आता है और उसके कंधे पकड़ कहता है, जानू, कहाँ थी तू? और ये क्या हाल बना रखा है? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं सुहानी के घर भी गया था, पर उसे भी कुछ नहीं पता था। बोलना, चुप क्यों है? जाह्नवी सन्न सी जतिन की तरफ देख रही थी, और जतिन का सवालों का जवाब दे उसे पता ही नहीं चला कि वो बिना आगे कुछ भी सोचे झट से जतिन के गले लग जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के यही 3 इंसान थे जिन पर जाह्नवी सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी और प्यार भी। पहली दादी, दूसरा जतिन और तीसरा साहित्य। जाह्नवी का रोना बढ़ता जा रहा था और जतिन उसका सिर सहलाते हुए बार बार पूछ रहा था, जानू, बताना, क्या हुआ? जाह्नवी अभी भी कुछ कहने की हालत में नहीं थी, तो जतिन उसे अंदर लेकर जाता है और उनके जाते ही निर्मला राजेश को घूर कर कहती है, देखा, आपकी लाडली के काम, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। ये कहकर निर्मला गुस्से से वहाँ से चली जाती है और राजेश भी सिर हिलाता हुआ उसके पीछे चला जाता है। और मिशा और निखिल एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है।
वहीं जतिन जानवी को लेकर उसके कमरे में आता है और उसे पानी पिलाने के बाद उसके बाल पोंछने लग जाता है, जो बारिश के पानी के कारण गीले हो चुके थे। काफ़ी देर बाद जब जानवी शांत हो जाती है तो जतिन प्यार से उससे पूछता है, क्या हो गया जानू, अपने भाई को नहीं बताएगी? जानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, भाई वो। ये कहकर जानवी जो अब तक हुआ था सब जतिन को बता देती है और उसकी बात सुन जतिन हैरान रह जाता है कि जानवी ने अब तक इतना सहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जानवी को ऐसे लड़का बनकर नौकरी करनी पड़ी थी। और वो जानवी के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और कहता है, जानू तू इतना कुछ कर रही थी और इस समय मैं तेरे साथ भी नहीं था, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं कभी तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। जानवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो ना में सिर हिलाते हुए कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा हुआ है। जतिन उससे कहता है, तो अब क्या मिस्टर ओबरॉय को पता चल चुका है कि तू लड़का नहीं लड़की है? जानवी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, उन्हें सब पता चल चुका है और अब वो मुझसे इतना गुस्सा है कि मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते और वो अब मुझसे कभी बात तक नहीं करेंगे। ये कहते हुए जानवी की आंखों में एक अलग सा दर्द उभर आता है, जिसे महसूस कर जतिन हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, चल अब ये छोड़, जल्दी से कपड़े बदल ले, वरना अगर ज़्यादा देर इन्हीं में रही तो बीमार पड़ जाएगी और हमें दादी के पास भी तो जाना है, आज उनका ऑपरेशन है। जानवी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती है और परेशान होते हुए कहती है, मैं कैसे भूल गई और मैं तो उनसे मिलने भी नहीं जा पाई, वो चिंता कर रही होंगी ना? जतिन शांति से जवाब देता है, वो ठीक है, उनकी चिंता मत कर, मैं उन्हें मिलने गया था, अब जा जल्दी से तैयार हो जा वरना हमें देर हो जाएगी। जानवी झट से हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। जतिन भी वापस घर के अंदर चला जाता है और जानवी के लिए कुछ खाने का सामान ले आता है, क्योंकि उसे पता था कि इन सारी परेशानियों के बीच उसकी बहन ने कुछ भी नहीं खाया होगा। और वो फिर जानवी के कमरे में जाता है और अब तक जानवी नहाकर कपड़े बदल चुकी थी और जतिन उसे खाने की प्लेट पकड़ा देता है। भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ खाने को, अभी हम चलते हैं, बाद में आकर मैं पक्का खा लूँगी। जतिन उसे बिठाते हुए कहता है, जब तक तू ये नहीं खाएगी तब तक हम कहीं नहीं जा रहे, समझी? जानवी को पता था कि जतिन ऐसे नहीं मानने वाला, तो उसका मन रखने के लिए वो एक दो निवाले खा लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते जतिन जानवी को कुछ ना कुछ बोल हंसाने की कोशिश करता रहा, पर जानवी के चेहरे पर उदासी जैसी थी वैसी ही रही। वो एक पल के लिए भी नहीं मुस्कुराई। उसके मन में बस साहित्य की कई बातें ही घूम रही थी कि वो आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखेगा, और वो सोच रही थी कि क्या सच में वो दोबारा कभी साहित्य को देख नहीं पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जब साहित्य ओबरॉय मैंशन पहुंचता है तो किसी से बात नहीं करता। हालांकि अंश उसके आगे पीछे घूम रहा था और उससे कुछ ना कुछ पूछे जा रहा था, पर साहित्य ने जब से लेकर वो आया था तब से एक शब्द तक नहीं कहा था और खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। साहित्य अपने कमरे में बैठा था और उसने पूरे कमरे में अंधेरा कर रखा था। उसके दिमाग में बार बार वही बात चल रही थी जब जेहान जानवी से बना था। यही सब सोचते हुए साहित्य खुद से कहता है, मैं भी कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया ना। और वो लड़की जानवी जेहान बन लगभग पूरा दिन मेरे साथ थी और मैं फिर भी उसे पहचान ही नहीं पाया, और उल्टा उससे। खैर अब क्या कर सकते हैं, पहले मेरे डैड ही ऐसे थे और अब उस लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया, जेहान। और वो अमन, उसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? अमन का ख्याल आते ही साहित्य अपनी जगह से उठता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था इस समय अमन उसे वहीं पर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जानवी और जतिन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर से बात कर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, और जानवी उनके दिए पेपर्स पर साइन कर रही थी कि अगर ऑपरेशन के समय उसकी दादी को कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जानवी डरते डरते उन पेपर्स पर साइन कर देती है।
कुछ ही देर में निर्मला और राजेश भी वहाँ पर आ जाते हैं। निर्मला आना तो नहीं चाहती थी, पर लोग क्या कहेंगे ये सोचकर वो वहाँ आ गई थी। कुछ ही देर में दादी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है और डॉक्टर सुधीर वहीं जाह्नवी के पास खड़े थे और जाह्नवी उनसे कुछ बात कर रही थी कि तभी एक नर्स दौड़ते हुए डॉक्टर सुधीर के पास आती है और उनसे कुछ कहती है और नर्स की बात सुनते ही डॉक्टर सुधीर जल्दी से भागकर दादी के कमरे में जाते हैं और उन्हें ऐसे जाता देख जाह्नवी परेशान हो जाती है और नर्स से कहती है, नर्स क्या हुआ? वो इतनी हड़बड़ी में दादी के कमरे में क्यों गए? नर्स वहाँ से जाने वाली थी और जाह्नवी की बात सुन रुक जाती है और कहती है, आप पेशेंट के साथ हैं क्या? जाह्नवी झट से हाँ में सिर हिलाती है तो नर्स कहती है, वो पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है और मुझे लगता है कि उन्हें फिर से हार्ट अटैक आया है। जाह्नवी नर्स की बात सुन एकदम सन्न रह जाती है और गिरने ही वाली होती है कि पास में खड़ा जतिन उसे संभाल लेता है और कहता है, तू चिंता मत कर जाह्नवी, हमारी दादी को कुछ नहीं होगा। वहीं जब निर्मला ने ये सुना तो वो अपनी काली जुबान से फिर बोलने लग गई, देखा, मैंने कहा था कि ये लड़की है ही मनहूस। अब तो अपनी दादी पर भी इसने अपनी मनहूसियत छोड़ दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जाह्नवी गुस्से भरी आंखों से निर्मला को देखती है और कहती है, आप क्या बोल रही हैं? कुछ नहीं होगा मेरी दादी को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। निर्मला जाह्नवी का गुस्से वाला रूप देख चुप कर जाती है। उसने जिंदगी में पहली बार जाह्नवी को गुस्से में देखा था तो वो आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती। वहीं डॉक्टर अभी भी अंदर थे और कुछ पल बाद वो लोग दादी को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ते हैं और जाह्नवी और बाकी सब उन्हें जाता देखते रहते हैं। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और बाहर खड़ी जाह्नवी हाथ जोड़े भगवान से दादी को बचाने की प्रार्थना कर रही थी।